तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और ये दूसरा लेक्चर है हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल बायोलॉजी के रिवीजन का, जिसमें हम लोग सारी एनसीईआरटी कवर करते जाएंगे और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपन रिवाइज करेंगे जिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं और जिस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, इकोसिस्टम, और हम लोग अभी उसका बस एक बेसिक रिवीजन लगाने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम में सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोसिस्टम जो है वो एक सबसे फंक्शनल यूनिट है। किसका? नेचर का फंक्शनल यूनिट हम किसको बोल सकते हैं? इकोसिस्टम। तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला चीज है कि दो तरीके के इकोसिस्टम्स हम पढ़ रहे हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल, दूसरा होता है एक्वाटिक। ये दोनों को याद रखना है अपने को। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे फर्स्ट पेज से, वहां पे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्रॉप फील्ड है, क्रॉप फील्ड यानी कि जो खेती किसानी अपन करते हैं, फार्म लैंड है, और साथ ही साथ एक एक्वेरियम जिसमें हम फिश वगैरह रखते हैं, वो एक मैन मेड इकोसिस्टम है, यानी कि सिंथेटिक मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर आता है। ये भी एमसीक्यू या स्टेटमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा लिखने। ठीक है। इस पेज में ऐसा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में जो अपन को याद रखना है वो ये है कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब मान के चलिए सबसे छोटा वाला जो पेड़ है, उसके बाद उससे बड़ा पेड़, और उससे बड़ा पेड़ या पौधा जो भी कह लीजिए, उससे बड़ा प्लांट, इस तरीके से अगर अपन डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, लाइन वाइज स्ट्रेटा में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को अपन स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। ये चीज आपको एमसीक्यू स्टेटमेंट में मिल सकती है नीट में। ठीक है। उसके बाद अपन एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो ट्रीज कैनोपी टॉप पे रहेगा वर्टिकल स्टेटा के, और लेयर ऑफ फॉरेस्ट, फिर उसके श्रब, सेकंड इज हर्ब एंड ग्रासेस, एंड बॉटम ऑक्यूपाइड लेयर्स। ओके। तो ये अपन को याद रखना है स्ट्रेटिफिकेशन किसको बोलते हैं। जो छोटे से लेकर बड़ा प्लांट का अगर अपन स्पीसीज को लाइन बाई लाइन जमा दे डिफरेंट लेवल में, तो इसी को हम लोग डिफरेंट वर्टिकल स्टेटा बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन को क्या ध्यान रखना है कि चार कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। एक होता है प्रोडक्टिविटी, एक होता है डिकम्पोजिशन, फिर एनर्जी फ्लो, फिर न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है। अपन इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी होगी। ओके। उसके बाद क्या होगा? एनर्जी का फ्लो होगा। ओके। उसके बाद क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होगा। इस तरीके से याद रखो, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी होगी, उसके बाद एनर्जी का फ्लो होगा, एनर्जी का फ्लो होने के बाद क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा, जो भी इसको खाया रहेगा, उसके न्यूट्रिएंट की वापस से रिसाइकलिंग हो जाएगी। तो ये चार कंपोनेंट्स हमको मिलता है। अपन को एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है पॉन्ड इकोसिस्टम का। छोटा सा छोटा एक पॉन्ड भी एक बड़ा सा इकोसिस्टम बना सकता है। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इस एग्जांपल को याद रखना है। इससे ऐसा हम लोग को कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं, लेकिन एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एक पॉन्ड इकोसिस्टम में सबसे पहले या जो प्रोडक्टिविटी वाले जो रहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टर रहते हैं, वो कौन रहता है? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो ये आपको पूछा जा सकता है। दूसरा बात, जो इसे खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम में कौन रहता है? जू प्लैंक्टन होता है। उसके बाद यहाँ पे जो डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि फंगाई, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स, यहाँ पे क्या रहते हैं? फंगाई, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट जो है वो हमारे डिकम्पोजर्स हैं। किस सिस्टम में? पॉन्ड के इकोसिस्टम में। और ये कहाँ पाए जाते हैं? बॉटम लेयर में पाए जाते हैं। यानी कि अगर ये आपकी नदी है या पॉन्ड है, सॉरी, ठीक है, एक ही बात है, पॉन्ड है, यहाँ पे अगर आपको छोटे छोटे क्या मिल रहे हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स मिल रहे हैं। तो यहाँ आपको जू प्लैंक्टन्स मिलेंगे जो इनको खाएंगे, ये मर जाएंगे तो इनको नीचे वाले लेयर में अपन को यहाँ पे क्या मिलेंगे? बैक्टीरिया, फंगे, क्योंकि ये सबमर्ज होके नीचे ही जाएंगे अगर खत्म होंगे तो। और यहाँ पे बॉटम लेयर पे डिकम्पोजिशन इनकी स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ से वापस से क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। तो चारों कंपोनेंट अपन को इस पॉन्ड इकोसिस्टम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाता है, एनर्जी का फ्लो हुआ, उसके बाद यहाँ जब नीचे आएंगे डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा तो वापस से न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग होगी, जिसको वापस से फाइटोप्लैंक्टन यूज करेंगे अपने ऑटोट्रॉफिक नेचर को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ से बस अपने को इतना याद रखना है। उसके बाद अपन आते हैं प्रोडक्टिविटी वाले में। प्रोडक्टिविटी वाले में अपने को क्या याद रखना है कि सबसे पहले जो प्राइमरी प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होगा? जब सनलाइट का यूज करके प्लांट जो है वो खाना बनाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोडक्शन। ये जनरली कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है। ये जनरली कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन बोलेंगे अपन इसको, जो भी चीज बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है। अब इसको अलग अलग चीज पे अपन वेट कर सकते हैं, यानी कि मतलब अगर हम वेट के टर्म्स में इसको नापे, या फिर एनर्जी के टर्म्स में अगर अपन इसको नापे, ठीक है, तो दो टाइप से अपन इसको नाप सकते हैं। वेट के टर्म्स में अगर नापे तो अपन बोलेंगे ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है।
और एनर्जी के टर्म्स में पर अगर अपन इसको नापे तो इसको बोलेंगे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों आपको याद रखने में, बाकी चीज को हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि वेट के टर्म्स में नापते हैं तो अपन क्या लेते हैं, ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी के में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। है क्या ये चीज, बायोमास जितना एक प्राइमरी प्रोड्यूसर जितना बायोमास प्रोड्यूस करके दे रहा है पर यूनिट एरिया में, ठीक है, उसको वेट में नापो तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया के हिसाब से, और उसके बाद एनर्जी में नापो तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ये दो चीज अपने को यूनिट याद रखनी है, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो अपन को क्या करना है, दोनों चीज में अपने को डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है। किसी में भी टाइम फ्रेम लग जाए या यूनिट एरिया ये सब लग जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिविटी बोल देंगे, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना है कि जब हम लोग टाइम फ्रेम लगा देंगे प्रोडक्शन के अंदर, प्राइमरी प्रोडक्शन को अपन दो चीज में नापे, वेट और एनर्जी, ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ये प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ। जब इसको अपन टाइम फ्रेम में डाल दें, एरिया में तो था ही था, टाइम फ्रेम जब इंट्रोड्यूस कर दे इसके अंदर, या फिर पर ईयरली कर दे, या फिर अपन और भी किसी हिसाब से इसको कर दे, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, है ना। और किलो कैलोरी में अब मीटर स्क्वायर लिख रहे थे पर ईयर, पर ईयर यानी कि टाइम फ्रेम आप जोड़ दिए कि इतने टाइम में, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, प्रोडक्टिविटी बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखना है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं, ओके। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जब ये प्लांट्स खाना बनाए, खाना बनाने के बाद कुछ ये खुद कंज्यूम कर लिए, इसको अपन बोलते थे रेस्पिरेटरी लॉस। उसके बाद जो फाइनल बायोमास बचा जिसको कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता, इसको अपन बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये इसने खाना बनाया, खाना बनाने के कुछ अपना रख लिया, कुछ जो अवेलेबल है दूसरे को खाने के बाद, मतलब दूसरे को खाने के लिए जो परोसा जा रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला इसका लिखा हुआ है, जीपीपी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, उसको अपन क्या बोल देंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सॉरी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलेंगे, ये जो टोटल खाना बनाया है उसके बाद इससे रेस्पिरेटरी लॉस को हटाने के बाद जो अवेलेबल फूड है उसको अपन बोल देंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का अगर फॉर्मूला हम लोग लिखना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि जो अपन को खाने के लिए अवेलेबल है प्लस रेस्पिरेटरी लॉसेस जो प्लांट अपने से लिया, ये दोनों को मिला देंगे तब ये टोटल खाना बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं, जब एक प्लांट से एक एनिमल कंज्यूम किया उसके बाद ये कुछ और तीसरे एनिमल या तीसरे ऑर्गेनिज्म के लिए कंज्यूम करने के लिए कुछ जो एनर्जी बनाए हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, द नेट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज 170 बिलियन। तो याद रखना है अपने को कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है हमारे पूरे होल बायोस्फीयर की, वो 170 बिलियन टन है, ठीक है। और जबकि अपन यहाँ पे देखा जाए कि ओशियन जो है वो मोर देन 70%, यानी कि समुद्र का जो इलाका है मोर देन 70% हमारे में कवर करता है बायोस्फीयर का, लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ 170 में सिर्फ 55 बिलियन टन ही हमको देता है। लगभग लगभग 115 बिलियन टन कौन देता है अपने को, लैंड एरिया से मिलता है, जबकि लैंड एरिया सिर्फ 30% है। तो ये वाला स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन में आ जाते हैं तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, ये वाला स्टेटमेंट पूछेगा, अर्थवॉर्म बीइंग रिफर्ड टू एज अ फार्मर फ्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपन याद रखने की अर्थवॉर्म जो है फार्मर फ्रेंड के नाम से जाना जाता है, ओके। उसके बाद देखते हैं डेट्राइटस क्या होता है, स्टेटमेंट में पूछा जाता है डेट्राइटस क्या है, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर कंस्टिट्यूट द डेट्राइटस। जितने भी डेड रिमेनिंग्स है, मतलब जो भी सड़ने गिरने के लिए जो भी सामान पड़ा हुआ है उसको अपन डेट्राइटस बोल देते हैं, चाहे वो पत्ता ही क्यों ना हो, ठीक है। ओके, तो डेट्रीवोरस जितने भी रहते हैं जैसे कि अर्थवर्म, वो क्या करते हैं, डेट्राइटस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले तोड़ते हैं। किस तरीके से प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते थे, बड़ा सा कोई पार्टिकल पड़ा था डेट्राइटस, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद यहाँ से कुछ पानी गिर रहा है ऊपर से, मान के चलो बरसात हो गई, इसमें से जो सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो जाके अर्थ में सेटल डाउन कर जाएंगे, इसी को अपन लीचिंग बोलते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि इन छोटे छोटे पार्टिकल को ऊपर से और डिकम्पोज करने कौन आएगा, बैक्टीरिया फंजाई वगैरह आएंगे, जिसको अपन कैटाबोलिज्म बोलते थे। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद सॉइल में दो प्रोसेस चलता है, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है, जो बचा हुआ चीज है जिसको वो डीके नहीं कर पाया, वो चीज अपना क्या हो जाता है, ह्यूमस के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस। ये पूछा जाता है, इस चीज को याद रखना है, एमॉर्फस सब्सटेंस, ठीक है।
और इसको अपन क्या बोल देते हैं, ह्यूमस बोल देते हैं। जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ आई होप आप सारे पढ़ चुके होंगे, बस उसको अपन रिवीजन कर रहे हैं। इसमें मैं आपको डिटेल में जाके समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। ठीक है, अगर इन केस आपको ये वीडियोस अच्छे लगेंगे तो अपन आगे जाके डिटेल वीडियो भी करेंगे, चाहे वो नेक्स्ट डे से क्यों ना हो। ओके, उसके बाद क्या देखते हैं कि हाईली रेजिस्टेंट, ये जो ह्यूमस रहता है इसकी प्रॉपर्टीज हमको आनी चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में। हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से, यानी कि डायरेक्टली कोई भी ऑर्गेनिज्म आके इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। तो ये किसके जैसे एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं रिजर्वायर के जैसे। ठीक है, तो रिजर्वायर याद रखना है, इसको आसानी से कोई उड़ा नहीं सकता कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना है। उसके बाद कुछ कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिसको हटा सकते हैं या धीरे धीरे इसको वापस से तोड़ सकते हैं, तो जब वो तोड़ते हैं तो उसको प्रोसेस का नाम दे देते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो अपन क्या क्या पढ़े, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमस ह्यूमिफिकेशन, उसके बाद मिनरलाइजेशन। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन साथ साथ में भी चलता है, ये दोनों सॉइल में होने वाले प्रोसेस है। अब डिपेंड करता है कि मिनरलाइजेशन कितने जल्दी होगा ह्यूमस का। तो उसके लिए दो कैटेगरी है, एक टेम्परेचर का कैटेगरी है अपने पास। ठीक है, दो चीज इसको करते हैं, और केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ह्यूमस किस चीज से बना हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये जो चीज अपने को मेन मैटर करता है। ओके, तो अपन देखेंगे कि अगर जो लिग्निन और काइटिन ये सब मटेरियल से बने रहेगा, है ना। इफ द detritus is rich in lignin and chitin quicker, if detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sugars। ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब अगर मान के चलो कि डेट्राइटर जो है वो लिग्निन या फिर काइटिन, नाम से ही अपन को पता लग रहा है थोड़े हार्ड स्ट्रक्चर से दोनों को, दोनों लिग्निन और काइटिन। काइटिन अपन साइडवॉल का वो भी स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं फंगस में, है ना। तो काइटिन का अगर कुछ बना हुआ होगा तो क्या होगा कि इसका जो मिनरलाइजेशन है वो स्लो होगा, और वैसे ही कोई वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर वगैरह का कुछ का बना होगा तो डेटाटा जल्दी से जल्दी क्या होगा, मिनरलाइज हो जाएगा। और साथ में क्लाइमेटिक फैक्टर अगर देखते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर अपन को एक और चीज इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है, जो मिनरलाइजेशन ह्यूमिफिकेशन है ये क्या है, एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो जहाँ पे अगर मान के चलो कि ऑक्सीजन कम है, एनेरोबिसिस है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे हमारा मिनरलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर क्लाइमेटिक फैक्टर्स में अपन बात करें तो जहाँ पे वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा वो फेवर करेगा डिकम्पोजिशन को, और जहाँ पे एनेरोबिसिस होगी और लो टेम्परेचर हो गया, ठंड का समय होगा, तो क्या होगा, इनहिबिट करेगा डिकम्पोजिशन को। तो दो चीज याद रखना है कि वार्म और मॉइस्ट होगा, या मॉइस्ट होगा तो क्या होगा, मॉइस्ट में एयर होगा, है ना। एयर है, एयर है, वाटर में एयर है तो उसमें ऑक्सीजन जरूर प्रेजेंट होगा, H2O, है ना। तो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल्दी अपना डिकम्पोजिशन होगा। और अगर एनएरोबिसिस है यानी कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है तो ऑफकोर्स सी बात है कि वहां पे क्या होगा, स्लो हमारा प्रोसेस होगा। ठीक है, वेट हमने। तो अगले अपन आ जाते हैं एनर्जी फ्लो में, इसमें पीछे जितना था अपन को इतना ही याद रखने का। तो अपने को एक स्टेटमेंट ये वाला इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स में सन खाली जो रहता है ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब इसमें इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जितने भी जगह हमारे लैंड में जितने जगह है सब जगह सन जो है वो इकलौता सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक्सेप्ट डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। इसको छोड़ के हर इकोसिस्टम में सन जो है मेन हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि सनलाइट से ही तो हमारा खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होके प्लांट्स में, है ना। लेकिन डीप थर्मल हाइड्रोथर्मल वेंट्स में क्या है कि एकदम नीचे है जमीन के, तो वहां पे सनलाइट का पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो वहां छोड़ के बाकी सब जगह सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में 50% ही जो लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, पीएआर होती है, और इसमें से भी सिर्फ 2 से 10% जो होता है वो पीएआर ऑफ पीएआर मतलब 2 से 10 पर। पहले तो टोटल सनलाइट का 50% पीएआर है। अब इस 50% से भी 1 से 2% ही प्लांट यूज करता है अपना खाना बनाने के लिए, तो यही यहाँ पे है, और ये चीज को याद रखना, ये सनलाइट का 50% और इस 50% का 1 से 2% को यूज किया जाता है, ये चीज को याद रखना। ठीक है, ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को ये याद रखना है, एनर्जी फ्लो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉ को भी फॉलो करता है, सेकंड थर्मोडायनेमिक लॉ को भी फॉलो करता है। ये चीज अपने दिमाग में होनी चाहिए, ये नीट में पूछा जा चुका है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद अपन को ये सब तो छोटे मोटे चीजें पता ही हैं कि प्रोड्यूसर किसको बोलेंगे, प्लांट है, कंज्यूमर किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जिसको याद रखना है। द चेन और वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, कोई कुछ खा रहा है उसके बाद उसको कोई कुछ खा उसको खा ले रहा है। मान के चलो एक पेड़ है, पेड़ को कोई जानवर खाए, उस जानवर को कोई और जानवर खाए, तो ये
आपस में ये क्या है, लिंक्ड है। अब इस जानवर को दो जानवर अलग अलग खा सकते हैं, अगर कोई भी खाया तो चेन चेंज हो जाएगा, इसी को अपन बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, तो चेन और वेब जो बनता है इसी की वजह से बनता है। और जहां पे भी ऑर्गेनिज्म डेड होगा, ये वाला चीज को अपन को याद रखेंगे, जब भी ऑर्गेनिज्म मरेगा तो वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, डेट्राइटस फूड चेन या फूड वेब चालू हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस बात को अपन को पता है कि ये कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब छोटी छोटी चीजें अपन को नहीं पढ़नी है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो अपन देखते चलेंगे। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये आता है कि डेट्राइटस फूड चेन रहता है जो है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से चालू होता है, मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स। यहाँ डिकम्पोजर्स का ही मेन रोल है। ठीक है, इसलिए अपन इसको जैसे कि फंगई और बैक्टीरिया, इसको अपन सेप्रोफाइट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये लोग करते क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रीशन करते हैं, यानी कि सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, बाहर पे, अपने अंदर डाइजेशन नहीं होता इनके अंदर। कैसा डाइजेशन होता है सेप्रोफाइट्स के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। यहाँ डायरेक्टली नहीं रखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है, नीट में पूछा गया है कि सेप्रोफाइट्स के अंदर क्या होता है, आप 11th में पढ़े होंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम ये बाहर ही सेक्रेट कर देते हैं एनवायरमेंट में, उसके बाद इसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद इनगल्ट करते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है। ये सबसे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है बात की, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो ग्रेजिंग फूड चेन है, इक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन जो है सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो एक्वेटिक सिस्टम है वहां पे ग्रेजिंग फूड चेन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड है, दो ही टाइप के इकोसिस्टम में पड़े, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में जो इकोसिस्टम मेजर होता है वो होता है डेट्राइटस फूड चेन, डीएफसी यहाँ पे मेन होता है। हम यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन जो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं कि पेड़ को जानवर खाया, जानवर को जानवर खाया, फिर तीसरा जानवर खाया, ये क्या है अपना ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, और डेट्राइटस फूड चेन क्या है, डिकम्पोजर वाला। तो टेरेस्ट्रियल में अपने को याद रखना है डेट्राइटस फूड चेन वाला मेन है, और एक्वेटिक में ग्रेजिंग फूड चेन मेन है। ऐसा लगता है सोचने में उल्टा होगा, लेकिन ये होता है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मानता है। डिटेल में हम लोग उसका रीजन नहीं जानेंगे, इसका बहुत अच्छा रीजन है, बट अपने को अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, और ये फूड वेब के बारे में याद रखेंगे, नेचुरल इंटरकनेक्शन जब भी होते हैं उसी को अपन फूड चेन बोलते हैं, और अलग अलग फूड चेन जब मिलेंगे तो उसको अपन फूड वेब बोल देंगे। ठीक है, जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उस पॉइंट के बाहर नीट में आने के चांसेस बहुत कम है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, जो जो मैं टिक करते जा रहा हूँ एटलीस्ट उसको लास्ट में आपको याद रखना है, याद रख के जाना है। ठीक है, ओके। तो अगला चीज क्या रहता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अपने को पता ही है, पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, तो स्टैंडिंग क्रॉप किसको बोलते हैं, ये चीज अपने को इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th में एक और स्टैंडिंग वाला आप पढ़ते हैं, कुछ याद करिए क्या पढ़ते हैं और इसको क्या से कंफ्यूज किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडिंग क्रॉप अगर अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो 11th में जब उसको पढ़ाऊंगा मैं आपको जरूर रिवाइज कराऊंगा। ये चीज अपने को याद रखना है कि ईच ट्रॉपिक लेवल में जितना मास अपने पास लिविंग मटेरियल का पड़ा हुआ है, अपन उसको क्या बोल देते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट लेवल है, यहाँ से इसको कोई खाया, फिर इसको कोई खाया, तो यहाँ पे जितना एक्टिव मास पड़ा हुआ है जो ये ट्रांसफर करेगा एनर्जी को, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोल देते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज अ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास के उसमें नापा जा सकता है स्टैंडिंग क्रॉप को, या फिर नंबर्स में नापा जा सकता है, दोनों तरीके से नापते हैं, कैसे नापते हैं आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ओके। तो जो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल है, जैसे जैसे अपन बढ़ते जाते हैं एनर्जी का फ्लो जो रहता है 10% लॉ फॉलो करता है, यानी कि 10% एनर्जी ही यहाँ से अपन का इसको ट्रांसफर हो पाता है सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट था वो आपको पता है होना चाहिए। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करेंगे, फूड और एनर्जी रिलेशन के बीच में बेस्ड होता है ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, तो ये वाला एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है यहाँ पे, जिसको अपन को ध्यान रख के चलना है कि अपनी तीन डिफरेंट टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर देखते हैं, बायोमास देखते हैं और एनर्जी देखते हैं, तो तीनों के बेसिस पे अपन को पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर के बेसिस पे देखेंगे, तो आपको खुद पता है कि जो पेड़ होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, पेड़ बहुत सारे होते हैं, उसके कम उससे जानवर होंगे, उससे उसको खाने वाले उससे कम होंगे, और जैसे शेर वगैरह हो गए वो उससे भी कम होंगे। तो जैसे जैसे अपन बढ़ते जाते हैं ऊपर, तो अपन को कैसे मिलता है नंबर, अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखे तो अपने को क्या देखने को मिलता है कि अपराइट ट्राइंगल या प्रॉपर पिरामिड का शेप है, धीरे धीरे ऊपर डिक्रीज कर रहा है। किसका है, याद रख के चलना है, नंबर का है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी कि आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और फ्री टॉप कार्निवोर का मतलब क्या बोल रहे हैं, छोटा सा मतलब, अगर आप एक इकोसिस्टम का एग्जांपल ले रहे हैं तो एक प्लांट है, प्लांट से लेकर एक एनिमल है, दूसरा एनिमल है, उसको कोई खाने वाला, टॉप में जो शेर होगा, तो वो ऊपर से जैसे जैसे अपन जाते जाएंगे ट्रॉपिक लेवल पे नंबर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। अपराइट हम लोग को अपराइट ट्राइंगल या पिरामिड अपने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज है जो बायोमास के ऊपर है, वेट अ मिनट,
ओके। तो दूसरा जो चीज है अपना बायोमास का टेबल अपने को पिरामिड इकोलॉजिकल दिखा है, शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। तो इसमें भी अपन को कैसा मिल रहा है, ये भी आपका किसका इकोसिस्टम का है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के हिसाब से। तो ये बायोमास क्या है, इसमें भी सेम टू सेम फंडा वैलिड है कि नीचे वाले में ज्यादा है, फिर कम होते जा रहा है, फिर कम होते जा रहा है, फिर कम होते जा रहा है। अब ये लगता है कि भैया ऊपर में मान के चलो अगर शेर है तो शेर का बायोमास एक प्लांट से कैसे कम हो सकता है, लेकिन एज होल अगर आप प्लांट को देखेंगे एक जंगल में, तो एक पूरे जंगल में जितने प्लांट्स हैं अपन टोटल उसका बायोमास को ले रहे हैं, और यहाँ पे जितने टोटल शेर हैं उनका बायोमास को ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कि एक जंगल में जो प्लांट है उनका टोटल बायोमास कंपेयर टू द जो कार्निवोर है वो ज्यादा ही होगा। तो ये अपन को बायोमास का भी जो है अपराइट पिरामिड देखने को मिल जाता है। तो तीन टाइप के बायो हम लोग पिरामिड यहाँ पे देख रहे हैं, और ये जो तीसरा वाला है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि दोनों तो अपराइट मिल रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। ऊपर जाते जाते क्या हो रहा था, बायोमास भी कम हो रहा है, नंबर भी कम हो रहा है, लेकिन ये तीसरा वाला जो अपने पास इकोलॉजिकल पिरामिड है उसमें अपने को ये ध्यान देना होता है कि यहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप के हिसाब से देखें तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, हालांकि फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा है, नंबर में बहुत ज्यादा है, लेकिन बायोमास में फाइटोप्लैंक्टन अगर पूरे भी आप मिला दो तो वो इतने हल्के होते हैं कि जू प्लांक्टन से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अपन को एक कुछ अलग ट्रेंड देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे कैसा हम लोग को पिरामिड मिल रहा है, इन्वर्टेड पिरामिड मिल रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, सी का है ये, ठीक है, या फिर आपका बोल लो एक्वाटिक इकोसिस्टम का है। जैसे अपन टेरेस्ट्रियल के ये दोनों चीजें पढ़े, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम का है। यहाँ पे अपने को कैसा पिरामिड मिलता है, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है। क्यों मिलता है, मैंने आपको बता दिया कि जो फाइटोप्लैंक्टन है तो बहुत सारे, नंबर में देखेंगे तो ये उल्टा बन जाएगा, लेकिन बायोमास के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बायोमास जो फाइटोप्लैंक्टन का है पूरे को जोड़ के भी बहुत कम है कंपेयर टू द जूप्लैंक्टन, इसलिए ये सस्टेन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि फाइटोप्लैंक्टन कम है और कम फाइटोप्लैंक्टन को खा के बहुत सारे जूप्लैंक्टन जिंदा है, नो, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास। बायोमास फाइटोप्लैंक्टन का बहुत कम है कंपेयर टू जूप्लैंक्टन। बस इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन इस पे मैं नहीं दे सकता, टाइम अलाउ नहीं करता है ना। उसके बाद अपन लास्ट देखते हैं एनर्जी का। एनर्जी का एक चीज स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है अपने को कि एनर्जी का जो इकोलॉजिकल पिरामिड होगा वो हमेशा अपराइट मिलेगा, हमेशा अपराइट मिलेगा हम लोग को, ठीक है, वो इस तरीके का ही मिलेगा। तो अपन ने बायोमास देखा, नंबर देखा और एनर्जी देखा, तीनों के बेसिस पे देखा। ग्लिच जो है जो अपने को याद रखने वाला है सी लैंड में, है ना, यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम के बायोमास वाला जो हम लोग को इकोलॉजिकल पिरामिड मिलता है वो सिर्फ इन्वर्टेड मिलेगा, बाकी के सारे अपराइट मिलेंगे। इस चीज को रट के चल लो, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट, ये चीज अपने को याद रखना है, एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग, यानी कि एक ही, मान के चलो कि ये एक ट्रॉपिक लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो एक ऑर्गेनिज्म अगर यहाँ पे आ गया तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे नहीं आ सकता या यहाँ पे नहीं आ सकता, किसी दूसरे इकोसिस्टम में आप जाके देखोगे तो ये ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे प्रोड्यूसर था वो दूसरे इकोसिस्टम में हो सकता है प्राइमरी कंज्यूमर हो। तो ये चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग दो ट्रॉपिक लेवल को भी जो है कवर करेगा, या फिर वो हाँ जब पे जा सकता है। सच यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया स्टेटमेंट को कि हमेशा एनर्जी का जो है अपराइट मिलेगा। ओके, तो लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपन यहाँ पे इकोसिस्टम के, कि जो अपने इकोलॉजिकल पिरामिड्स है उनका लिमिटेशंस क्या है, ये पूछा जाता है। स्टेटमेंट वाइज में भी आता है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू के फॉर्म में आता है। तो इसमें अपन को क्या रखना है कि यहाँ पे इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल्स, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हम लोग क्या देखा, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा है कि एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग टॉपिक लेवल्स पे भी जा सकता है, लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड्स में ये चीज को वैलिड नहीं किया गया था। तो ये सबसे पहला इसका जो है वो लिमिटेशन रहा। दूसरा ये रहा कि ये सिर्फ सिंपल फूड चेन को देखा जाता है, फूड वेब को इसमें क्या किया, अवॉइड किया, फूड वेब को इग्नोर कर दिया, जबकि फूड वेब भी हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए अपने नेचुरल में देखने को मिलता है नेचर में, ठीक है। फूड वेब को इन्होंने इग्नोर कर दिया। तीसरा चीज सबसे बात इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने डिकम्पोजर्स यानी कि सैप्रोफाइट्स को अपने इकोलॉजिकल पिरामिड्स में नहीं जगह दी। तो क्या क्या तीन लिमिटेशन हो गए, सबसे पहला क्या लिमिटेशन हो गया कि एक स्पीसीज से दूसरे दो से तीन या फिर अलग अलग टॉपिक लेवल्स में मिलता है, वो चीज इन्होंने अवॉइड की। दूसरा चीज इन्होंने जो मान के चला कि ये सिंपल फूड चेन ही होता है, लेकिन यहाँ पे फूड वेब भी मिलते हैं जिसको इन्होंने इग्नोर किया। तीसरी बात कि इन्होंने सेप्रोफाइट्स यानी कि डिकम्पोजर्स को अपने इकोलॉजिकल पिरामिड्स में कोई जगह नहीं दी है। तीन अपने को क्या याद रखना है, लिमिटेशंस अपने को इस चीज के इकोलॉजिकल पिरामिड्स के याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। जितने पॉइंट्स मैंने बोले 100 आउट ऑफ 101% है कि इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, यहीं से कुछ पूछा जाएगा।
अब ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन करने का ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, फिर भी बेस्ट मैनर में जैसे अपन रिवाइज कर सकते हैं। हो सकता है आप कभी खाना खाते हुए ये सब वीडियो देखें तो आपको बेस्ट तरीके से बायोलॉजी की रिविजन हो सकती है। तो आई होप अगर आपको ये पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हेक्टिक टाइम होता है मेडिकल कॉलेज में, आपको भी पता होगा। उस टाइम शेड्यूल से टाइम आप लोग के लिए निकालना बहुत मतलब हेक्टिक हो जाता है। तो सपोर्ट शो कीजिए, तब मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज, ओके। So thank you so much.